देखें, अगर कोई भी ज़मीन है, अगर उस ज़मीन से, है ना, जो कब्ज़ा है उसको हटाना है, ठीक है, तो अभी देखें, मान लेते हैं अभी कोई भी ज़मीन हो, अगर किसी का मान लेते हैं तालाब ही है और तालाब से कब्ज़ा को हटाना है। अब तालाब क्या होता है, तालाब तो खाली जगह है, उस पर कोई मकान तो बना नहीं लिया है, तो इस पे किसी का अवैध अगर कब्जा है तो उस पे आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है कि एक वैसा जमीन जो कि खाली है और आप उसको जबरन, जब आपके पास कोई कागजात नहीं है तब आप उसको जो है अपने अंडर में रखे हुए हैं, तो आप पर जो है आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, यानी आप अपना वर्चस्व दिखा के उसको कब्जा किए हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो कब्जा करा है उसके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। दूसरा, आप जो है एसडीओ एसडीएम के पास भी जो है यहाँ पर आवेदन करेंगे। हो सकता है कि किसी वकील से संपर्क कर लेंगे जो कि सारा प्रोसेस उस व्यक्ति पे जो भी आरोप है वो लगाएंगे। उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, उस व्यक्ति को तारीख करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो कब्जा क्यों किया है। और ये जो प्रक्रिया है, यानी उसको कब्जा खाली करने का आदेश दिया जाएगा, आदेश का पालन नहीं करेगा तो जो पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको जो है एक तरह से, अब डिपेंड करता है कि अगर वो और भी किसी प्रकार का कार्य करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये विकल्प है और आसानी से आप जो है कब्जा खाली करवा सकते हैं। अब लेकिन अगर विवाद पुराना है, लंबे समय से है और आज का मामला नहीं है, बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन से उसके पास कब्जा है, आसपास के लोग भी जो है उसी के पक्ष में गवाही दे रहे हैं कि ये लंबे समय से इसका उपयोग कर रहा है, कब्जे में है, तो अगर ये तमाम चीजें हैं तो उस केस में आपको सिविल कोर्ट में ही केस फाइल करना चाहिए कि लंबे समय से कब्जा है। और ये बात अगर मान लेते हैं पुलिस प्रशासन के सामने भी आसपास के जितने लोग हैं, आपके पक्ष के एक भी लोग नहीं मिलेंगे, तो फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि मामला वो पुराना हो जाएगा। अब करेंगे, अभी सितंबर में मैंने जमीन ली और उसमें रजिस्ट्री गलती से जो है जमाबंदी नंबर गलत एंट्री हो गई, जबकि दाखिल खारिज के लिए कर्मचारी के पास गया तो पता चला कि गलत नंबर चढ़ गया। सुझाव दें। देखें, अगर इसमें जो है, देखें जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, अगर वो आपके पक्ष में होता है तभी ये संभव है कि जो गलत नंबर चढ़ गया है वो उसका सुधार हो सके, ठीक है। इसलिए कि ठीक है, आपका प्लॉट नंबर सब कुछ है, किसी कारणवश होता है कि जमाबंदी संख्या गलत चढ़ जाता है, लेकिन जमाबंदी संख्या ये बहुत मायने रखता है कि इससे ये कंफर्म होता है कि किसके हिस्से की जमीन है। तो इसमें विक्रेता अगर आपके सपोर्ट में रहेंगे तो इसका सुधार संभव है, अन्यथा नहीं तो फिर एक तो होता ही है कि आप अपना दावा पेश करेंगे कि आप इसी जमाबंदी से जो है क्या कहते हैं आपका जमीन है, तो इस प्रकार से जो है इसका समस्या का जो हल वो निकलता है। क्योंकि गलत अगर जमाबंदी संख्या है तो उसका दाखिल खारिज करना भी सही बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि आपका दस्तावेज जो है वो गलत तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो उसका सुधार करवा सकते हैं, लेकिन सुधार करवाने के लिए आप जिससे संपत्ति को खरीदे हैं उसका सपोर्ट का बेहद जरूरी है। वो पीछे हट जाते हैं, वो आपके साथ नहीं जाते हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर मामला तो कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन अगर वो सपोर्ट करने को तैयार है तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है, 11 कट्ठा रोड साइड पे जमीन है, जमीन के एक साइड में जो है 33,000 का बिजली का पोल है, मेरे चाचा के लड़के ने जबरदस्ती मुझे 33,000 वाला तरफ मुझे जमीन दे दिया, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? देखें, अगर मान लेते हैं कि 33,000 का जो है वो किसी न किसी के साइड में, तो अगर वो सरकार का स्कीम है तो किसी न किसी के साइड में तो वो जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपको उस साइड में हिस्सा मिला हुआ है, ठीक है, और उससे समस्या होता है तो एक बार आप एसडीएम को आवेदन करें अगर समस्या होता है तो। लेकिन रही बात अगर खेत की, तो कहीं ना कहीं किसी का निजी जमीन हो या किसी का सरकारी जमीन हो, जब उससे कोई भी वायर निकलता है तो उस केस में अगर किसी का निजी जमीन जाता है तो सरकार की तरफ से उसको मुआवजा भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मुआवजा नहीं दिया जाता है, जो भी उचित पैसे हैं वो दिए जाते हैं अगर वैसा कंडीशन है तो। लेकिन रही बात हिस्से की,
तो आप अगर न्यायालय में भी जाते हैं तो कानूनी तरीके से ठीक है, आप वो हिस्सा नहीं लेते हैं तो कोई जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा आपका हिस्सेदार है, उसका भी तो उधर हिस्सा हो सकता है। तो इसलिए यानी अगर इसमें बात करें, आप एक प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन रही बात इसका सॉल्यूशन का, इसलिए कि वो जरूरत भी है। अगर मान लेते हैं किसी का यहाँ पर शेयर पड़ता है, अब यहाँ से कोई वायर निकलता है, अब किसी को जो है यहाँ पर ठीक है ऐसे मिला हुआ उस केस में, तो बहुत तो कानूनी रूप से अगर ठीक है आप लड़ाई लड़ेंगे तो इसको इस प्रकार से बांट दिया जाएगा कि दोनों को जो है उसमें वो वायर अटैच हो जाए, तो हिस्सेदार जो है सबको वो वायर वाला हिस्सा मिले। तो ये एक हो सकता है कि अगर आप मान लेते हैं कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में अलग तरीके से बंटवारा का मांग करते हैं, तो एक सॉल्यूशन निकल सकता है बस। अगला सवाल, नमस्कार सर, हमारी दादा जो है दादा की जमीन है। दादा गुजरने के बाद मेरे पिताजी और चाचा में जो है यहाँ पर वारिस लगा और जमीन जो है वो उसके बाद बड़े चाचा के नाम जो है सर्वे में जमीन मिली। दूसरे गांव जमीन के सब मिला के जो है पैसे भरे। उसके बाद चाचा गुजर गए, मेरे पिताजी भी, चाचा 4 भाई सब गुजर गए। उसके बाद जो है बड़े चाचा के 2 लड़के और 1 लड़की जो है वारिस के नाम लगाए। उसके बाद लड़की नहीं, उसका जो है हिस्सा हटा दिया। लड़की का भी उम्र 18 साल से कम था। उसके बाद हमारा सब भाई का उसमें कब्जा है, उसके नाम है। तो बिल देखें, सीधी सी बात है, अगर उसके नाम है तो आप अपना टाइटल का दावा करें, और गलत तरीके से जो जमीन सर्वे हो गया है आप उसको जो है नाम अपना ऐड करवा सकते हैं। इसलिए कि आप का ठीक है एक भाई के नाम वो संपत्ति दर्ज हो गया किसी कारणवश, अब वो जीवित हो चाहे नहीं हो, तो आप भी उसके हिस्सेदार हैं। आज आपके जो है कब्जे में संपत्ति है, कब तक उसका सुधार नहीं करवाएंगे? ठीक है, मान लेते हैं कोई दिक्कत ना भी हो तो भी सुधार कराना चाहिए। आज दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा, हो सकता है कि अभी दिक्कत ना हो, लेकिन वो संपत्ति आपके नाम तो दर्ज नहीं है, आपके पूर्वज के नाम तो दर्ज नहीं है। तो आपके नाम अगर वो संपत्ति दर्ज नहीं है तो आपको अपना नाम दर्ज करवा लेना चाहिए, सुधार करवा लेना चाहिए। नहीं तो ठीक है आज आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले जनरेशन में हो सकता है कि समस्या उत्पन्न हो जाए। सवाल है, नमस्कार सर, मैं बहुत दिन से आपका वीडियो देखता हूँ। मेरी पिताजी की माँ यानी दादा जो है दादी का जमीन उसकी पिताजी की यानी श्री धन, क्या दादी के 4 लड़के थे, 4 लड़के गुजर गई। दादी की उम्र जो है ये मैंने उसका जो है यहाँ पर बख्शिश पत्र किया है ना। मान लेते हैं 97 की दादी है, 7 जो है पोते और 7 पोते हैं। तो देखें इसमें हिस्सा अगर कोई मांग रहा है ना, तो पैतृक संपत्ति अगर है, ठीक है, पैतृक संपत्ति है तो हिस्सा तो देना होगा अगर कोई हिस्सेदार है ना। अब दादी की जमीन है और दादी अभी जीवित है और दादी का वो अर्जित संपत्ति है, तब वो दादी पर डिपेंड करता है कि दादी दें चाहे नहीं दें। लेकिन दादी की मृत्यु के बाद वो संपत्ति का तो हक सभी का होगा, जितने भी हिस्सेदार हैं सभी हिस्सेदार का संपत्ति में हक होगा। लेकिन अभी अब डिपेंड करता है कि अभी आप जो है अगर दादी का अर्जित संपत्ति है, दादी मना करे तो वो नहीं भी दे सकती है। अगला सवाल है कि मेरी जमीन 50 साल जूना रिकॉर्ड में बता रही है और नया नक्शा में नहीं बता रही है, क्या करना पड़ेगा? नया नक्शा में सरकारी खाता नंबर डाल दिया है और जूना जो नक्शा मेरे खाते में बता रहा। 20 साल पहले खेत के बीच में रोड निकला था, आधी जमीन साइड में रह गई, उस पर सरकारी खाता नंबर डाल दिया गया। ठीक है, देखें अगर ऐसा समस्या है, मान लेते हैं बहुत लोगों का ऐसा रोड में है, लेकिन फिर भी जो है तो ये आप पता करें कि ये जमीन का जो कहीं ना कहीं पूर्वज के द्वारा कोई भी मुआवजा जो है तो नहीं लिया गया। अगर पैसा लिया गया होगा तो उस केस में है ना, ये जमीन तो सरकारी है। अब रोड साइड का भी आपका बचा हुआ है, ठीक, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जो है सरकार कितना जमीन जो एक्वायर की उस समय, कितने जमीन का मुआवजा जो है आपके पूर्वज को प्राप्त है, तो ये सारा पता करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मान लेते हैं जितना जमीन सरकार के द्वारा लिया गया है ना, उसके अलावा गलत तरीके से आपका पूरा चरा दिया गया, तो उसका सुधार संभव है।
लेकिन अगर मान लेते पूरा प्लॉट सरकार के द्वारा एक्वायर कर लिया गया, बगल का जमीन सरकार ठीक है भविष्य और रोड का चौड़ीकरण करने के लिए सरकार के द्वारा रखा गया होगा, तो उस केस में यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सवाल है सर मेरे पापा का डेथ हुए 10 साल हो गया, मेरी माँ को पेंशन मिलता है, मेरी माँ के नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है, जितनी भी संपत्ति है सारे मेरे पापा दादाजी के नाम पर है। मेरी माँ बोल रही है कि आपका कुछ हक नहीं है मेरी संपत्ति में, मेरी माँ जो है छोटे भाई बहन को देना चाहती है, अब क्या करें। देखें इस केस में सीधी सी बात है कि दादा का जो संपत्ति है या पिता का जो संपत्ति है उसमें बेटा भी एक हिस्सेदार है और वो हिस्सा तो आपको मिलेगा ही। साथ में अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसी संपत्ति है जो कि माँ के कहने से ये संभव नहीं है, हाँ माँ के नाम से अगर ये संपत्ति होता तो उस केस में माँ जो है किसी को दे सकती है, लेकिन अगर संपत्ति दादा और पिता के नाम पर अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो जो भी उनके उत्तराधिकारी होंगे, ठीक है, हाँ वहां पर एक शेयर माँ का भी बन सकता है और बनेगा ही, इसीलिए कि जो पिता का संपत्ति होगा, जो पिता का शेयर होगा, वो हो सकता है कि माँ जो है किसी को दे सकती है, लेकिन उसके अलावा जो संपत्ति है उसमें आपका शेयर है, यानी पूरा संपत्ति माँ जो है किसी एक बेटे को नहीं दे सकती है। अगला सवाल है अगर प्रॉपर्टी मेरे पापा एंड उनके भाई के नाम पर हो और अभी मेरे पापा नहीं रहे तो ऐसे सिचुएशन में कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहिए। देखें अगर पापा नहीं है तो पापा का एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए, एक वंशावली जो है यहाँ पर वो आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब वंशावली के अकॉर्डिंग जो है यानी आप जो हिस्सेदार हैं उस पर एक कागज तैयार होगा स्टैम्प पर और उसमें आपका नाम दर्ज होगा, आपका जो शेयर है, आपका जो हिस्सा है वो दर्ज होगा और यहाँ पर जो चाचा है ना उनका भी नाम था, तो चाचा का एक नो एनओसी होगा, मतलब नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए चाचा का। चाचा इस बात का सपोर्ट करे कि ये जो शेयर है जो चढ़ा गया, जो स्टाम्प पे चढ़ा हुआ है वो सारा इन्हीं लोगों का है। तो चाचा अगर इस बात से सहमत हैं, सपोर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर बंटवारा करना पड़ेगा या पंचनामा के थ्रू जो है पंचायत बुलाकर जो है यहाँ पर बंटवारा कर लें या मान लेते हैं कानूनी तरीके से पार्टीशन सूट कर लें, जैसे भी जो विकल्प बनता है वो आपको करना पड़ेगा। फिर आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले